हाय, वेलकम बैक। सो जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने de Broglie वेवलेंथ के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम कुछ डेरिवेशंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हम यहाँ आपके सामने रखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ नोट्स के बारे में बात की थी। मैं उन नोट्स का एक डिमॉन्स्ट्रेशन आपके सामने दिखाना चाहूँगा। जैसे आप देखें, ये है, आई होप इट इज़ विजिबल। ये पूरे नोट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए हैं और ठीक ठाक मेरी हैंड राइटिंग है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये वीडियो, ये नोट्स। और यहाँ पर बिल्कुल उतना ही बताया गया है जैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। सारे डेरिवेशन स्टेप वाइज रखे गए हैं, जहाँ जरूरी है वहाँ न्यूमेरिकल्स वैल्यू भी रखी गई हैं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट भी किया गया है। सो आई एम वेरी श्योर कि ये सब कुछ, ये सारे नोट्स जो होंगे वो जब आपके हाथ में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए, वीडियोज़ में इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई बातें, इनके जो कॉग्निटिव कनेक्शंस हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखेंगे। बट यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम माई ऐप। आप RGS क्लासेस ऐप पर जा करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें जो बात करनी है आज अभी इस लेक्चर में, दैट इज़ द मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर द प्लैंक रिलेशन। प्लैंक रिलेशन हम लोगों ने क्या देखा है? प्लैंक रिलेशन हम लोगों ने देखा है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। दिस इज द दिस इज द de Broglie रिलेशन। दिस इज द de Broglie रिलेशन। तो de Broglie रिलेशन ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv और हम देखेंगे कैसे इसको डिराइव किया गया। देखिए, इसका डेरिवेशन जहाँ तक की बात है तो शुरुआत होती है प्लैंक फॉर्मूलेशन से। प्लैंक रिलेशन क्या था? E इज इक्वल टू h न्यू। बेसिकली इसको हम प्लैंक रिलेशन ही कहते हैं, ऑल्दो आइंस्टीन ने इसको बहुत ही अच्छे से यूज किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन आइंस्टीन के उस एप्लीकेशन से पहले 1900 में प्लैंक ने पहली बार इस फॉर्मूले को डिराइव किया था टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, टू एक्सप्लेन द साइंटिफिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की क्या मिस्ट्री थी, हाउ प्लैंक रिजॉल्व ऑल दिस थिंग, ये इस यूनिट की जो पहला टॉपिक है, शुरुआती टॉपिक है, जहाँ पर हम इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स यानी क्लासिकल मैकेनिक्स से कमियां और फिर उनको कैसे क्वांटम मैकेनिक्स में दूर किया गया उस सेक्शन में पढ़ते हैं। तो वो वीडियोस आपको ऐप पर जो कोर्स हैं उसमें डिटेल में मिल जाएंगे। डिटेल में हमने वो सारा कोर्स वहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो डेरिवेशन के तौर पर ये प्लैंक रिलेशन है। अच्छा, प्लैंक में न्यू क्या है? इट इज़ द फ्रिक्वेंसी, जो रेडिएशन मतलब एक फ्रिक्वेंसी, ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी के बारे में बात की गई थी। और हम अब जब हम प्लैंक की इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे अप्लाई करते हैं तो हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। सो आपके पास हो जाएगा E इज इक्वल टू h/c/λ। दिस इज इक्वेशन 1। मैं आपको सिर्फ सेंट्रली जो मैथमेटिक्स है उसके पीछे के जो वाई वी यूज दिस, व्हाट आर द डेरिवेशंस, मतलब बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स थे वो मैं बता रहा हूँ। लिखना क्या, जैसे मैंने बताया नोट्स में आपको मिलेगा, तो आपको लिखना कैसे, आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना है वो आपको नोट्स में दिख रहे होंगे। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो आइंस्टीन की एक और बड़ा साहूकार है, बड़ा कारनामा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहा हूँ, हालांकि एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है। तो ऑल्सो बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑब्वियसली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नॉट द GTR, दैट इज द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप इस तरह का एक फॉर्मूला बताते हो, E इज इक्वल टू mc²। एक फार्मूला होता है। तो ये आप आइंस्टीन की थ्योरी को देखोगे तो इक्वेशन नंबर 2 है जो एनर्जी का एक रिलेशन देता है। इक्वेशन नंबर 1 को देखोगे प्लैंक फार्मूले में जो एनर्जी का रिलेशन देता है। अब एनर्जी तो अब हम कह रहे हैं कि जो मास होता है, जिसके पास मास पार्टिकल होता है उसके पास भी एक एनर्जी होती है। वो ऑब्जेक्ट, वो जो वेव है जिसके पास वेवलेंथ है उसके पास भी एनर्जी होती है। अब de Broglie कह रहे हैं कि हर मटेरियल के साथ एक वेव नेचर जुड़ा होता है। इस तर्क को हम ले रहे हैं। इसका मतलब है उस मटेरियल के पास जो मास होने की वजह से जो एनर्जी होगी और इसके पास वेवलेंथ होने की वजह से जो एनर्जी होगी वो भी इक्वेट की जा सकती है। एक ही के साथ अगर दो व्यवहार जुड़े हैं तो हम कह सकते हैं उन दो व्यवहारों की एनर्जी भी आपस में एक ही होगी। सो आप ये कह सकते हो बाय इक्वेशन 1 and 2, तो ये हो जाएगा hc/λ इज इक्वल टू mc²। आपने तरंग व्यवहार की जो ऊर्जा है और पदार्थ मैटर बिहेवियर की जो ऊर्जा है इसको इक्वेट कर दिया। C कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसको तिरछा ले जाओ तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/mc। अच्छा, C क्या है? C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर पार्टिकल। अगर हम पार्टिकल की बात करें, फॉर पार्टिकल जो V है, मान लो फॉर पार्टिकल रिप्लेस C/v। तो अगर पार्टिकल जिसकी फोटोन जैसे हो गया, जिसकी वेलोसिटी c है, उसके लिए तो फार्मूला सही है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mc बिकॉज फोटोन इज ऑलवेज मूविंग विद वेलोसिटी c। बट इफ वी आर सेइंग दैट वी हैव अ पार्टिकल जिसका मास m है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? उसके लिए हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/mv।
अच्छा, ये बहुत ही स्ट्रेट सा डेरिवेशन लगता है, लेकिन अगर इसको हम फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के तरह से सोचें, फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से सोचें, तो इसमें कई सारे फिलोसफिकल फ्लॉज थे, कुछ ज़्यादा अप्रॉक्स ओवर एस्टिमेशन था, कुछ ऐसे ही मतलब शेडी सा एरिया था, अरे ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, जिसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है, बहुत सारी बातें हुई हैं। बट फॉर यूजी स्टूडेंट आई थिंक दिस इज द बेस्ट अप्रोच जस्ट टू डिराइव द रिलेशन। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी रिलेशन आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, एंड दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन डिराइव। पॉसिबली यही वो प्रोसेस था जिसको जिस कैलकुलेशन को आइंस्टीन ने उस डिब्रॉय के थीसिस में देखा था, जिसको कि लैंजुआ ने उनके पास भेजा था। तो दिस इज द वन डेरिवेशन, ठीक। ओके, नाउ आई नीड टू डिराइव अनदर थिंग दैट इज द रिलेटिविस्टिक फार्मूला फॉर द डिब्रॉय वेवलेंथ। अगर एक पार्टिकल रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, तो कैसे कहाँ से मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको लिखाया है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, अभी आपने डेरिवेशन किया है, या ऐसे कह सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ek, वेयर ek इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द पार्टिकल इज फ्री, देन द काइनेटिक एनर्जी सेम एज द टोटल एनर्जी। उसके बाद फिर अगर चार्ज पार्टिकल है, दिस इज द h अपॉन अंडर रूट 2m चार्ज टाइम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर थर्मल स्थिति है, थर्मल वेवलेंथ की बात करेंगे तो जाएगा 3m बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम टेम्परेचर। ये कुछ टाइप हैं, ये कुछ प्रकार हैं, डिब्रॉय रिलेशन के कुछ वेरिएशंस हैं। अब हम यहाँ पर एक बात कहने वाले हैं, व्हाट विल हैपन अगर आपका ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हम एक कंडीशन ले लेंगे, रिलेटिविस्टिक कंडीशन। अच्छा, रिलेटिविस्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, ऐसा होता है कि 1905 में आइंस्टीन ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी सजेस्ट की थी, अलॉन्ग विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड द ब्राउनियन मोशन एक्सप्लेनेशन के। उस थ्योरी में ये कहा गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होती है, मतलब अगर आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है 0.5 × 10⁸, 0.5 × 10⁻³ पे चल रहा है, 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो ये बहुत कम वेलोसिटी है। एक अंदाजा के तौर पर देखो, अगर मैं कहूँ कि सबसे फास्ट बॉलर है जो 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करता है, तो अगर इसको आप मीटर पर सेकेंड में बदलोगे तो आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। फास्टेस्ट बॉलर अगर मैं 150 कर दूं तो चलो थोड़ा बढ़ जाएगा। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई बॉलिंग तो आज तक की नहीं है, तो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 40 से हो जाएगा, 80 हो जाएगा, मेरे ख्याल से 100 हो जाएगा, हद से हद। तो अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸। तो ये बहुत बड़ी वेलोसिटी होती है। तो सामान्य रूप से अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से कम वेलोसिटी पे मूव करता है, आपका जहाज भी कितनी तेज चलेगा, अगर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चलेगा तो भी वो कुछ 100 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी तक पहुंचेगा, जबकि वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के लगभग बराबर हो। देखो, रिलेटिविटी ये भी कहती है कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकता है, तो और ना उसके बराबर चल सकता है। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है तो हमने इलेक्ट्रॉनों को 2.15 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पर मूव करते हुए देखा है, कैलकुलेट किया है। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, तो जो बोहर ऑर्बिट होती है उसमें जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 2.15 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये जो वेलोसिटी है ये एग्जैक्टली 3 नहीं है, 3 से कम है, लेकिन ऑर्डर देखो सेम है, 10⁸ है। तो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव करता है तो क्लासिकल वो जो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है कि 12 mv², ये काम नहीं करता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नियम सीधे तौर पे काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में, मतलब मोस्टली काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में एक नए तरह की फिजिक्स वहाँ पर एक नए तरह की डायनेमिक्स को हमें वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, जिसको कि हम नाम देते हैं रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स। तो रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स का हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स में एक और चीज़ होती है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स कहती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी यानी जिसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऑर्डर की होती है, उस वेलोसिटी चलता है तो उसके लेंथ में भी बदलाव होने लगते हैं, उसके टाइम में भी बदलाव होने लगते हैं, उसके मास में भी बदलाव होने लगते हैं। अभी तो रिलेटिविटी की बातें हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन आप ये समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करते समय उसका जो मास है इसको हम मूविंग मास कहेंगे, ठीक है, इसको हम मूविंग मास कहेंगे। न्यूटन में ऐसा नहीं होता, न्यूटन में चाहे कोई ऑब्जेक्ट रुका हो चाहे गति कर रहा हो उसका मास सेम होता है, और जब वो रुका था तो उसका मास कहलाता है रेस्ट मास। तो रिलेटिविटी कहती है, न्यूटन की फिजिक्स कहती है दोनों में कोई फर्क नहीं है, चल रहे हो तो भी आप 50 किलो के हो तो 50 किलो के रहोगे, रुके हो तो भी आप 50 किलो के हो तो 50 किलो के रहोगे। लेकिन अगर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी चलना शुरू कर दिए तो आपके लिए फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा,
m बराबर यानी मूविंग मास इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज द रिलेटिविस्टिक करेक्शन कहा जाता है। तो आपका मास बदल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जो कि 2.15 के स्पीड से चलेगा सॉरी, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। सो मोमेंटम क्या हो जाएगा, P बराबर mv। अब यहाँ m ये रखना है, तो P बराबर हो जाएगा m नॉट v 1 माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा h अपॉन पी, यानी कि हो जाएगा h अपॉन m नॉट v पलट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अगर कोई आपसे कहे एक रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका रेस्ट मास m0 है, वेलोसिटी v है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये तो सिंपल सा हो गया। एक और पूछते हैं, अब यहाँ पर भी खास तौर से पूछेंगे कि मुझे आप रिलेशन बताओ इन टर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। मतलब इस तरह से रेस्ट मास और इसके टर्म में ना बताओ, आप फॉर्मूला डिराइव करो इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ई के, जैसा कि हमने डिफाइन किया है। तो अब हम यही इस चीज़ को मैं उस जिस तरह से भाई पूछा गया, जो मांग है वही हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ई के। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि रिलेटिविटी आपने पढ़ी नहीं है और पढ़ाने का मेरे पास कोई स्कोप भी नहीं है आपके सिलेबस में। सो वहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी। अब देखो यहाँ दो हिस्से हैं, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। आइंस्टीन ने कहा था एक रेस्ट मास की वजह से रेस्ट एनर्जी भी होती है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है रिलेटिविटी के हिसाब से कि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी का सम होती है। ऑल्सो एक और है, ऑल्सो एक रिलेशन, उसका नाम होता है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ऑल्सो बाई एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। अब ये कुछ फॉरेन से चीज़ें लग रही होंगी, अजीब सी चीज़ें, क्योंकि इसके बारे में मैं बार बार आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको नहीं पढ़ाया है और उसकी मजबूरी ये है कि इसका स्कोप नहीं है मेरे पास। तो बाय एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आप क्या लिखते हो, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ स्क्वायर के साथ इक्वेशन आती है। तो आप देखो टोटल एनर्जी ये भी है, टोटल एनर्जी का यहाँ भी रिलेशन है। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 को यूज कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ रख दोगे वैल्यू, हो जाएगा ई के बराबर एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई इस ई की जगह पे ये रख दो पूरा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ओके, इसको एक्सपैंड करो, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर करोगे तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 बी। ठीक है, राइट साइड तो वैसे का वैसा है। आप देखिए यहाँ पर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ई के स्क्वायर 2 टाइम ई के एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है ना। अब एक काम यहाँ पर कर सकते हैं, सी स्क्वायर यहाँ भी है, सी स्क्वायर यहाँ भी है, तो ऐसा कुछ करते हैं कि इस सी स्क्वायर को कैंसिल कर दें। तो आप पी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लो और यहाँ से एक ई के बाहर निकाल दो, क्योंकि एक ई के यहाँ ही है, तो ये बचेगा ई के अपॉन, ऐसा करो सब कुछ बाहर निकाल दो, इसको पूरा बाहर निकाल दो, तो 2 ई के एम नॉट सी स्क्वायर बाहर निकालोगे तो बचेगा 1 प्लस ई के बाई 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 टाइम ई के एम नॉट 1 प्लस ई के 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आपके पास आ गया। सो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन अंडर रूट 2 ई के एम 0 1 प्लस ई के अपॉन 2 एम नॉट सी स्क्वायर। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डिराइव। ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो वेलोसिटी तो नहीं है, लेकिन ई के यानी काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म यहाँ पर आ गया है, जिसकी कि हमसे दरकार थी। हमसे यही कहा गया था कि भाई ये डेरिवेशन आपको ई के काइनेटिक एनर्जी के टर्म में करके देना है, तो वो हमने यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। तो इस तरह से
इस तरह से हमने देखा कि हमारे डेरिवेशन का ये हिस्सा भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि आपका de Broglie वेवलेंथ इस ई के टर्म में है। इससे पहले तो हमने वेलोसिटी के टर्म में लिखा था। तो इसको भी आपको अच्छे से रखना है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है, आता रहता है, आपके क्वेश्चन पेपर्स में ये पूछे जाते रहते हैं। अब आखिर में हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जल्दी से, जिसमें कि हम बात करेंगे कि क्यों de Broglie वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है, de Broglie का जो रिलेशन है, वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही क्यों काम करता है। क्या क्रिकेट बॉल के लिए, या हम अपने लिए रॉकेट के लिए, एरोप्लेन के लिए, बॉम्ब के लिए, लॉन्चर, मिसाइल के लिए, क्या हम क्वांटम मैकेनिक्स का या de Broglie का ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो वो मुझे समझाना है कि नहीं, भले ही आपका रॉकेट बहुत तेज उड़ता है, आपकी मिसाइल बहुत तेज चलती है, आपकी सुपरसोनिक मिसाइल बहुत तेज चलती है, लेकिन इतनी भी तेज नहीं चलती है कि उससे रिलेटेड उसका मास चूंकि बहुत ज़्यादा होता है, तो मास का ज़्यादा होना और वेलोसिटी का बहुत ज़्यादा ना हो पाना, रिलेटिविस्टिक स्पीड में ना जा पाना, इन सब कारणों की वजह से उनके जो de Broglie वेवलेंथ होते हैं वो सिग्निफिकेंटली स्मॉल होते हैं, मतलब यूजलेस होते हैं। तो इसलिए उनका कोई भी इफेक्ट हम नहीं देख पाते। जबकि इलेक्ट्रॉन इतना टाइनी है, इतना हल्का है और इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से चल सकता है, मूव कर सकता है, कि हम उसका जो रिलेटिविस्टिक बिहेवियर है, उसका जो mv वाला फैक्टर है, वो एक सिग्निफिकेंट लैम्डा को प्रोड्यूस करता है और वो हमें दिखाई पड़ता है। तो